एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट 30 डे सीरीज़ जो है ये शुरू किया था और आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा डे 4 जिसके अंदर हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ सीटैट परीक्षा के लिए 30 डे सीरीज़ जो है वो लेके आई हूँ, जिसके अंदर सीटैट पेपर 1 में और सीटैट पेपर 2 में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी टॉपिक को ट्रिक वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि जब आप क्वेश्चंस को देखें तो आपको चुटकियों में उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ और आप लोगों से इतनी उम्मीद रखूँगी कि आप ईमानदारी से सीरीज़ में बने रहें। तो देखिए ये जो डे 4 है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि जो आप मूल्यांकन करते हो उसके जो उपकरण हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ, साथ ही साथ एनसीएफ 2005। अब देखिए इन दोनों टॉपिक के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि जो आपके सब्जेक्ट की पैडागॉजी पूछी जाती है जैसे कि ईवीएस की पैडागॉजी हो गया, सोशल साइंस की पैडागॉजी हो गया, साइंस की पैडागॉजी हो गया, मैथ्स की पैडागॉजी हो गया, इसमें आपको एनसीएफ 2005 मिल जाएगा। साथ ही साथ सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि बाल विकास में भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मल्टीपल मार्क्स दिला देगा और अगर आप 150 नंबर का कोई एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसके अंदर आपको एनसीएफ के कम से कम आपको 5 से 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इकलौता टॉपिक आपके पेपर के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन भी आपके सब्जेक्ट की पैडागॉजी में पूछा जाता है, ईवीएस में, साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको उन विषयों का आप मूल्यांकन कैसे करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे जैसे कि पोर्टफोलियो मिलेगा, इसके अलावा रेटिंग स्केल मिलेगा, चेकलिस्ट मिलेगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मिलेगा, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये टर्म्स क्या हैं इनको जरा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो क्या है, इस तरीके की एक रिकॉर्ड फाइल आपकी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स का वर्क होता है यानी कि जो विद्यार्थियों के कार्य होता है जिसकी एक निश्चित अवधि के अंदर यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर बच्चों का जो सिस्टमैटिक वर्क है उसका सारा कलेक्शन हम इसके अंदर रखते हैं। यानी कि 6 महीने के अंदर बच्चों के जितने भी एक्टिविटी हुई हैं, जितने भी कंपटीशन हुए हैं, जितने भी उसने अचीवमेंट किया है, जितनी उसके अटेंडेंस यानी कि हर तरीके का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बच्चे के काम का इसके अंदर रखा जाता है। अगर वो किसी काम गलत काम में था तो उसका भी यहाँ पे एक तरीके से जो रिकॉर्ड है इस चीज़ को रखा जाता है। अगर उस बच्चे की कोई अचीवमेंट रही हो, किसी कंपटीशन में उसने पार्ट लिया और उस कंपटीशन को जीत लिया तो भी वो उस चीज़ में रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक तरीके से सिस्टमैटिक कलेक्शन माना जाता है बच्चे के सारे काम का, यानी कि एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का ये क्या है, संग्रह है। एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो बच्चा जो कोई भी काम करेगा, किसी भी तरीके का काम, चाहे उसके अचीवमेंट हो, चाहे ऐसा कोई काम जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, किसी भी तरीके का जो उसका सिस्टमैटिक कलेक्शन होगा वो इस फाइल के अंदर रखा जाएगा। और ये जो फाइल है ये फाइल क्या कहलाई जाएगी, पोर्टफोलियो। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों का ये पोर्टफोलियो बनता है, जैसे कि केजी में जो होते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, उन लोगों का ये पोर्टफोलियो तैयार होता है जिसमें उनकी पेंटिंग्स वगैरह भी लगाई जाती है, उनके हाथ के इंप्रेशन भी लगाए जाते हैं, जिससे एक तरीके से पता चल जाए कि बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटी जो है ये सीखी है। इसके अलावा 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्म को हम साथ में देखेंगे और इन दोनों टर्म को इन फिगर से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट के बारे में बता रखा है। चेकलिस्ट होता क्या है, ये हम अपनी प्रायोरिटी के अनुसार यानी कि जो हमें चीज़ें पसंद है उसके अनुसार हम जब आंसर येस या नो में देते हैं तो देखिए ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इंस्पेक्शन के लिए हम लोगों को के स्कूल में अगर कोई बाहर से आता है तो हम लोगों को चेकलिस्ट दिया जाता था जिसमें ये बताया जाता था कि ये सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है नहीं दी जा रही। जैसे टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं है तो आप येस या नो में आप टिक लगाओगे, तो वो क्या है, ये आपका
चेकलिस्ट कहलाता है। इसके अलावा रेटिंग स्केल आपने देखा होगा कि हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में जब इंस्पेक्शन हो या फिर अगर आप डोमिनोज में पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाओ तो आपको इस तरीके से रेटिंग स्केल दिया जाता है कि आपको ये चीज़ कितना पसंद आई। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए भी बीच में आता है कि वो एप्लीकेशन आपको कितनी पसंद आई, और उसमें 1 2 3 4 से लेकर 10 तक या फिर इस तरीके से ये टर्म लिखे जाते हैं, जिसके हिसाब से आप अपने ओपिनियन के हिसाब से इसे रेट करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें कितनी पसंद आई। तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि आप येस या नो में आंसर देते हो, जबकि रेटिंग स्केल में हम यहाँ पे अपना एक तरीके से फीडबैक देते हैं, इसके अनुसार वो उस चीज़ में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक पोर्टफोलियो, एक मैंने डिस्कस किया रेटिंग स्केल, एक मैंने डिस्कस किया चेकलिस्ट। इसके अलावा दो और टर्म होते हैं जैसे कि रिकॉर्ड्स में, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये ज़रा देखते हैं। ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ये एक तरीके से किसी एक इवेंट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में, जैसे मान के चलिए कि आपके स्कूल में कोई एक इंसिडेंट हो गया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया और उसको चोट लग गई। अब देखिए उन दोनों की लड़ाई में किस तरीके का यहाँ पे एनवायरनमेंट रहा होगा, कौन से पीरियड में ये लड़ाई हुई होगी, या फिर आपके स्कूल में कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ और डिबेट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपकी टीचर ने बोला कि ये जो इवेंट हुआ था इसको आप रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब करो। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि कौन से पीरियड में ये इवेंट हुआ था। इसके अलावा राइटिंग कॉम्पिटिशन में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन जीता था। तो हम जब एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में रिटन ऑब्जर्वेशन अपना रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगला होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक बेसिकली क्लासरूम का एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर बच्चों से रिलेटेड, क्लास में जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं वो रखे जाते हैं, चाहे उनके अटेंडेंस हो गया, चाहे उनके एकेडमिक वर्क हो गया, चाहे उनके जो यहाँ पे एक्टिविटी जो चल रही है, वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी एक फिक्स इवेंट का होता है जो कि एक रिटन फॉर्म में हमने जो देखा, जो हमने अवलोकन किया, जो ऑब्जर्वेशन किया, उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, एक रिकॉर्ड फाइल होता है जो कि बच्चों के बारे में हमें बताता है। और साथ ही साथ रेटिंग स्केल क्या होता है, जो कि एक तरीके से सुधार के लिए तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हम रेट करते हैं कि हमें वो चीज़ कितनी ज़्यादा पसंद आई या उसमें कितनी सुधार की ज़रूरत है। चेकलिस्ट क्या होता है, जिसमें हम आंसर येस या नो में देते हैं। अब चलिए इन सभी टर्म से रिलेटेड मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद हम सेकेंड स्लॉट में यहाँ पे एनसीएफ 2005 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन पे बेस्ड हैं। अब देखिए, अगर हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को की बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको किसी सब्जेक्ट की पैडागोजी के अंदर आपको मिक्स करके इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक अगर ईवीएस की टीचर है जो कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग जो है वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर वहाँ पे क्या दिखा रही है वो कि व्हाट फ्लोट व्हाट सिंक। अब देखिए यहाँ पे पानी के ऊपर कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक करती हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, टीचर ने एक प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की कोशिश की। तो इस तरीके से वो कौन से प्रोसेस स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करेगी, यानी कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया कौशल जो है बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए अध्यापक इस कार्य को कर रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा अवलोकन, इसके अलावा अगला है पहचानना यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, अगला है यहाँ पे पानी के प्रति संवेदना यानी कि एक तरीके से सेंसिटिविटी जब हम क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर कि हमें पानी खर्च नहीं करना चाहिए ये, या फिर अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। अब देखिए यहाँ पे पानी के साथ प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों के अंदर हम सेंसिटिविटी तो क्रिएट नहीं कर रहे, यानी कि संवेदना इस भावना को नहीं लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पे पानी की बचत की बात नहीं की जा रही है। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसके अंदर एक साइंटिफिक आपको जो फैक्ट है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें जो है डूब जाती हैं। और ये चीज़ बच्चा कैसे समझेगा, ये चीज़ बच्चा अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखेगा। तो यहाँ पर जो बच्चों के अंदर जो स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो कौशल बच्चों के अंदर यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है वो है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें
तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज इन रेटिंग स्केल। जो यहाँ पे रेटिंग स्केल का हम प्रयोग करते हैं, जो कि एक टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में एक है, इनमें इसमें से कौन सी तकनीक को प्रयोग किया जाता है। पहला है यहाँ पे हम जब दस्त कार्य देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो असाइनमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। अगला यहाँ पे जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट बना के देते हैं, या फिर अवलोकन हम करते हैं, या फिर लिखित प्रश्न यानी कि रिटन क्वेश्चंस हम देते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ रेटिंग स्केल के बारे में डिस्कस किया था, रेटिंग स्केल क्या होता है, एक ऐसी एक यहाँ पे आप लोगों के लिए टेबल जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को उनकी क्वालिटी या फिर उनके गुण के अनुसार हम रैंक करते हैं। तो रैंक करने से रिलेटेड आपकी रेटिंग स्केल आ जाती है। और रेटिंग स्केल हम किस हिसाब से देते हैं, जो हम लोगों ने अवलोकन किया। अब देखिए मैंने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ और मैं वहाँ पे 6 महीने तक मैं पढ़ चुकी हूँ। अब देखिए 6 महीने बाद अगर इंस्पेक्शन हुई और हमसे पूछा गया कि आप लोगों को यहाँ कॉलेज में किस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, क्लासेस प्रॉपर होती है नहीं होती, आप लोगों की अटेंडेंस किस तरीके से है, कितने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी होगी, हम लोगों ने अवलोकन किया होगा। और अवलोकन के बाद ही हम लोग रेटिंग स्केल का आंसर यहाँ पे दे पाते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमसे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। जो हमने अधिगम कर लिया अगर हम उसका आकलन करें तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो हमने पढ़ लिया अगर हम उसको असेस कर रहे हैं, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक साधन एक टूल नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने आपके साथ टूल डिस्कस किए थे तो यहाँ पे मैंने एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि ये रिकॉर्ड हम रेडी करते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है बच्चे की रिकॉर्ड फाइल का, बच्चों के जो सिस्टमैटिक वर्क का। इसके अलावा रेटिंग स्केल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अभी हम जब किसी चीज़ को रेट करते हैं तो उसके हिसाब से हम जो एक मेज़रमेंट क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ हमें इस तरीके से मिली है, ये चीज़ हमें इस तरीके से मिलनी चाहिए, इस तरीके का पूरा जो एक स्केल है वो आपका रेटिंग स्केल होता है। इसके अलावा ये जो आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है ये इसके अंदर यहाँ पे काउंट नहीं होता। इस वजह से इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया गया है, जिसके अंदर हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। इसके अंदर भी देखिए घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रखी है कि इनमें से कौन सा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पे ईवीएस के अंदर एक टूल नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने कहा रेटिंग स्केल एक टूल होता है। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपका टूल माना जाता है, साथ ही साथ पोर्टफोलियो भी एक टूल है। और ये दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इससे आपको एक चीज़ क्लियर होती है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं खास करके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग सेट में पूछे गए सेम क्वेश्चन है जिसमें बस ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शो करती हूँ, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा टेक्निक हम रेटिंग स्केल में यूज़ करेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रेटिंग स्केल करके मेंशन करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब मैं आपके साथ जो अगला स्लॉट है यानी कि एनसीएफ 2005 इस टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एनसीएफ 2005 को, और मैं इतना मान के चलती हूँ कि ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि एनसीएफ 2005 और साथ ही साथ एनसीएफ 2022। यस, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एनसीएफ यानी कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये जो दस्तावेज है इसका एक नया एडिशन भी आ गया है जो कि 2022 है, जिसके अंदर हम
हमें 4 नई चीज़ें यहाँ पे ऐड करके दी। वैसे तो कई सारी चीज़ें ऐड करके दी है, बट आपको इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करूँ या फिर एनसीएफ की बात करूँ तो ये क्या है, ये एक तरीके का आपको डॉक्यूमेंट देता है। एक क्या है, ये दस्तावेज है जो कि हमें बताता है कि हमारी शिक्षा का स्तर किस तरीके से होना चाहिए, हमारी शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये यशपाल के द्वारा दिया गया। मतलब प्रोफेसर यशपाल ने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया था। ये क्वेश्चन अभी जब केवीएस का एग्जाम हुआ था तो काफ़ी ट्रेंड में था कि 2005 जो एनसीएफ का है, ये इसका दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है, किनके द्वारा दिया गया, ये प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर जो थीम रखा गया, वो क्या थीम रखा गया, इसका थीम ये था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा हमें कैसे देनी है, शिक्षा हमें बिना बोझ के देनी है। तो देखिए, यहाँ पे बोला जाता है जो भारी बस्ते बच्चों के होते थे उसको उतना ज़्यादा भारी ना किया जाए। करिकुलम को, जो हमारा पाठ्यचर्या है, इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि बच्चों के लिए वो सुगम बन सके। और हम लोगों को क्या करनी है, जो बच्चे की अधिगम है, जो बच्चे की लर्निंग है, उसे क्या करना है, हमें यहाँ पर उसे उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़ना है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है वो क्लासरूम की 4 दीवारी तक रह जाए, उसको बाहर के जीवन के साथ जोड़ना है। ये इसका मेन एम था। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो आपका एनसीएफ 2005 है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। साथ ही साथ ये इसका थीम क्या है, इसका थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। साथ ही साथ ये किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर क्या बोला गया कि हमें बच्चों की जो लर्निंग है, जो बच्चे का अधिगम है, वो क्लासरूम के बाहर तक जोड़ना है। साथ ही साथ जो रोट लर्निंग करते हैं, यानी कि रट्टा मार के जो हम चीज़ें सीखते हैं, वो रट कर सीखना हम लोगों को क्या करना है, ये हमें छोड़ना है। और बच्चे को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सिखानी है। अब बच्चा किसी विषय वस्तु को पढ़ रहा है और उसे अगर समझ ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करानी है। साथ ही साथ बच्चे को कोई चीज़ करके सीखने पर हमें बल देना है। तो करके सीखने पर यहाँ पे बल देने की बात की गई। अब इसके अलावा यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो एनसीएफ 2005 के अंदर हम लोगों को ये भी बताया गया कि जो त्रिसूत्र है, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको अपनाना है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज आप जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे सिखा सकते हो, और थर्ड लैंग्वेज आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया। ये सारे लैंग्वेज आजकल स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यचर्या हो, फ्लेक्सिबल हो और सब बच्चों को वो एक तरीके से सब बच्चों की नीड को पूरा कर रहा हो। इसके अलावा हम लोग बच्चों के ज्ञान को किस तरीके से बढ़ाएं, जो बच्चों को आता है वहाँ से नोन से अननोन की तरफ हमें लेके जाना है। और जो मूर्त चीज़ें हैं, यानी कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, उससे अमूर्त चीज़ें, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, यानी कि बच्चा इमेजिन कर पाए, इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को देनी है। अब ये जो एनसीएफ 2005 है, इसके साथ साथ एनसीएफ 2022 के भी कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जो अभी लास्ट सीटैट हुआ था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये जो एनसीएफ एसई है, इसका फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ तो वही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमें एसई जोड़ दिया, वो है स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा किस तरीके से हो। एनसीएफ के साथ साथ ईसीसीई को जोड़ दिया, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके बारे में हमें एनईपी 2020 के अंदर बताया गया कि हम लोगों को यहाँ पे बाल वाटिका बनानी है। और केवी ने अभी अभी एक यहाँ पे बजट पास किया है जिसमें ये बोला गया है कि हाँ, बाल वाटिका बनाई जाएगी जो 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बीच के बच्चे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा एनसीएफ टीई यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड है, और एनसीएफ एई जो है वो अडल्ट एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें एनसीएफ के अंदर न्यू ऐड की गई हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो जनरल व्यू में भी आप कई क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अगर आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर आपके माइंड में है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ एनसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो। और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि इस सेशन में लास्ट तक बने रहें, ताकि जब आपका रिजल्ट आए आप लोग बस एक कमेंट छोड़ के जाएं कि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो गया। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि एनसीएफ 2005 पे बेस्ड होगा।
लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आप देख सकते हैं ये है डे 4। अगर आप मेरे साथ पहली वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो डे 1, 2, 3 जरूर देख लीजिए। अगर आपने वो देख लिया है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में मदद मिले। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें मैं क्लासेस के अपडेट देती हूँ कि कौन से टॉपिक की अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में और अब आपके सामने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे। अब देखिए हमसे यहाँ पे जो एनसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा ये आपको सीडीपी में भी आ सकता है, मैथमेटिक्स में भी, ईवीएस में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा आपको लेंदी देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो ये ईजी आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो हमारी स्कूल मैथमेटिक्स होगी वो आपकी बच्चों के लिए किस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से आप मैथमेटिक्स पढ़ाओ कि यहाँ पे जॉय मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों को सिखाया जाए। अब ये जो जॉय मैथमेटिक्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चा खेलता रहे, इसका मतलब ये है कि बच्चे की इंटरेस्ट भी बच्चों को यहाँ पे हमें डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बस बच्चा पास होने के लिए कर रहा है या फिर वो डर के मारे कर रहा है। जॉय मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि बच्चा उस चीज़ को इंजॉय भी करे और वो ऐसी चीज़ सीखे जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करे। बेसिकली अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ें बच्चा जब सीखता है तब बच्चे को वो चीज़ और अच्छे से आ जाती है। अब यहाँ पे बोल रखा है ये जो आपका कॉन्सेप्ट है जॉय मैथमेटिक्स, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन मस्ट इंजॉय सॉल्विंग टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, यानी कि जो टेक्स्ट बुक के पीछे प्रॉब्लम है बच्चा उसको सॉल्व करते हुए इंजॉय फील करे, यानी कि आनंद के साथ उन प्रश्नों को करे। या फिर चिल्ड्रन मस्ट इंजॉय सॉल्विंग मैथमेटिक्स पजल, यानी कि उन्हें जब मैथमेटिक्स पजल दी जाए तब वो काफ़ी इंजॉय के साथ उसे सॉल्व कर रहे हैं। या फिर मैथमेटिक्स कैन बी बोथ यूज्ड एंड इंजॉय लाइफ लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हमें गणित को जीवन भर उपयोग करना और साथ ही साथ आनंद दोनों के साथ हमें कंबाइन करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप लोगों को लग रहा होगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में है कि जो मैथमेटिक्स का असेसमेंट है यानी कि गणित का जो आकलन है वो आनंददायक हो, इंजॉयबल हो। तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि एनसीएफ 2005 क्या बोलता है। एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि हमें जो भी हम बच्चे को ज्ञान दे बच्चे के बाहरी जीवन के साथ जोड़ें, और बाहरी जीवन के साथ जोड़ने वाला जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। कहीं ना कहीं सही है कि आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपके मन में डर ना हो, आप जॉयफुल तरीके से सॉल्व करें। असेसमेंट भी जॉयफुल होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं बच्चे के जीवन के साथ वो चीज़ जुड़नी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एनसीएफ से पूछा गया है जिसके अंदर ये बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपके बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि प्राइमरी स्टेज में हम टीचिंग लर्निंग कराते हैं मैथमेटिक्स का, उसमें हम जो एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? ताकि यहाँ पे लर्नर का इन्वॉल्वमेंट हो। और इस ऑप्शन में एक चीज़ गौर करिएगा, इस ऑप्शन में एक वर्ड मिल रहा है केवल। केवल यानी कि ओनली जो वर्ड है वो आपकी चीज़ों को सीमित कर देता है। हमें ऐसे ऑप्शन को कभी टिक नहीं करना जिसमें ओनली जैसा कोई लिमिटेड वर्ड आपको मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इज़ बेस्ड ऑन ओपन एंडेड प्ले। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ओपन एंडेड प्ले के बारे में बात करें तो ओपन एंडेड लर्निंग क्या होती है, जिसमें किसी भी चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशन निकलते हैं। अब एक्टिविटी हम सिर्फ इसलिए नहीं कराते कि ओपन एंडेड प्ले हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, इसके लिए भी एक्टिविटी कराई जाती है। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे है कि हम लोगों को हमेशा मूर्त से अमूर्त चीज़ों की तरफ जाना है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कॉन्क्रीट चीज़ों से हमें एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन तक हम लेके जाएं। इस वजह से हम बच्चे को एक्टिविटी तक लेके जाते हैं या फिर एक्टिविटी हम सिखाते हैं। या फिर यहाँ पे बोल रखा है कि इन्वॉल्व मैक्सिमम
इंटरवेंशन बाय द टीचर, यानी कि इसके अंदर शिक्षक द्वारा यहाँ पे अधिकतम हस्तक्षेप यहाँ पे शामिल हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो हम एक्टिविटी करा क्यों रहे हैं? एक्टिविटी इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चों के जो यहाँ पे लॉजिक हैं, जो बच्चों के जो थिंकिंग यहाँ पे एबिलिटी है, इसको हम बढ़ा सकें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चे को हमें एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ, यहाँ पे सॉरी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना होगा। और इस पॉइंट को मैंने अभी आप लोगों के साथ जब मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तब ये पॉइंट क्लियर किया था कि हम लोगों को यहाँ पे कॉन्क्रीट से हमें एब्स्ट्रैक्ट तक चीज़ें लेके जानी है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बट एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंदर मैथमेटिक्स टीचिंग जो है प्राइमरी स्कूल में किस तरीके से फोकस होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता कि यहाँ पे कंठस्थ से कराइए, मेमोराइजेशन, बिल्कुल 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 गलत है। हम कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। हमें देखना है कि ऐसा ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन में नॉट पूछा होगा तो एनसीएफ में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तब आपका इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन सही होता, अदरवाइज पहला ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे बी, सी और डी में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपके आने वाले दिन में कई सारे टॉपिक मैं एक साथ यहाँ पे कवर करते रहूँगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो डे 1, 2 और 3 आप ज़रूर देखिएगा। और जो ये डेज़ की क्लासेस होती हैं, इनके अंदर जो भी टॉपिक आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली होती हूँ, मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों के साथ कौन से टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और आगामी शिक्षक भर्ती अगर आप जैसे DSSB के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जो प्ले स्टोर है इससे प्यूपिल टीचर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको DSSB के बैचेस वहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।